So our next topic of chapter work and energy is energy. So today we'll talk about energy. What energy is? Energy basically एक ऐसा component है जिसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है to perform various activities of life that are important for our survival. मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है तब जब हमें कोई लाइफ असेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो. लाइफ असेंशियल मीन्स जैसे कुकिंग फूड, मेकिंग फूड, ईटिंग फूड, व्हाटएवर इट कैन बी एनी. वॉकिंग हो गया, जैसे ट्रैवलिंग हो गया. जो भी एक्टिविटीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? हमारे फूड से. अगर बात की जाए लाइफ की विदाउट एनर्जी तो यू कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट एनर्जी, क्योंकि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनर्जी. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. सो अनदर इज़ डिमांड फॉर एनर्जी. अब जो डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग फ्रॉम डे टू डे लाइफ. यू कैन सी कि डेली जो आपके रिक्वायरमेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज हमारी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है. देन कम्स, अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स की बात करें, नेचुरल सोर्स की बात करें एनर्जी के, जो सबसे बड़ा हो वो है सन. सन इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. देन कम्स वर्ड एनर्जी. वर्ड एनर्जी जो है हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आप कहेंगे अभी मेरी एनर्जी लो है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. पर साइंस की अगर बात की जाए, साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है? इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क का क्या मतलब है? किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को परफॉर्म करने की एबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क. इसकी एक एग्जांपल लेंगे. सबसे पहले वो एक हैमर की है. हैमर का हम यूज़ करते हैं मैनी टाइम्स ताकि हम जो अपना कील है वो किसी भी चीज़ के अंदर ड्रॉ कर सकें. ड्रॉ मीन्स ताकि आप अपना जो कील है वो दीवार में लगा सकें, चाहे वुडन ब्लॉक में लगा सकें. उस टाइम पे हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं. ओके. जब आप हैमर को रेज करते हैं, आप सबसे पहले हैमर को रेज करते हैं, देन यू हिट द नेल. तो इससे क्या होता है? बेसिकली ये एनर्जी क्रिएट हो रही है जो हेल्प कर रही है नेल को वुड ब्लॉक के अंदर जाने में. ओके. सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी. देन कम्स व्हेन अ बलून फिल्ड विद एयर इज प्रेस जेंटली विद अ फिंगर. अब एक बलून है वो फुला हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपरली जिसे कहना चाहिए इट इज़ फिल्ड विद एयर कम्प्लीटली. जब आप उसे अपनी फिंगर से जेंटली प्रेस करेंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. ओके. जैसे ही आप अपने फिंगर हटाएंगे उसकी जो शेप है वैसी की वैसी वापस आ जाएगी. मतलब इट वुड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ओके. अगर आप उसे ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं, ज़ोर से इन द सेंस कि आप उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, तो उस केस में जो आपका बैलून है वो एक्सप्लोड हो जाएगा एंड इट वुड कम आउट विद अ ब्लास्टिंग साउंड. ब्लास्टिंग साउंड मीन्स उसके फटने की आवाज़ आएगी आपको. ओके. सो दिस वॉज अनदर टाइप ऑफ वर्क. सारी की सारी एग्जांपल्स जो अभी हमने ऊपर की हैं, ऑल द अबव एग्जांपल्स, आपने सब में क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर गेनिंग एनर्जी. अब जो नेल है जिसको हमने वुडन ब्लॉक के अंदर डालना है वो भी गेन कर रहा है एनर्जी. किससे एनर्जी ले रहा है? हैमर से ले रहा है. अगर बैलून की बात की जाए, बैलून भी एनर्जी ले रहा है. इट इज़ शेप चेंजिंग इट्स शेप. शेप कैसे चेंज कर रहा है? हमारी फिंगर्स की हेल्प से वो क्या कर रहा है? अपनी शेप चेंज कर रहा है. मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं उस पर क्या लगा रही हैं? एनर्जी. ओके. और वो क्या ले रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है. जैसे हम फिंगर हटाते हैं वो क्या करता है? उसी एनर्जी की हेल्प से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है. ओके. सो ये क्या हो गया आपका? एनर्जी. ओके. देन कम्स कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेट टू पोसेस एनर्जी. मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज़ के पास अगर कैपेसिटी है कोई भी वर्क करने के लिए. फॉर एग्जांपल, बैलून पे आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाया, एनर्जी रेजिस्ट नहीं कर पाया जो आपने उसके ऊपर लगाई, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? एक्सप्लोड. तो इससे क्या पता चलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ डूइंग वर्क इट इज़ सेट टू हैव एनर्जी. उसके पास एनर्जी है तभी कोई चीज़ वर्क परफॉर्म कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैमर था, उसने नेल कब ड्रॉ किया? जब हमने उस पर एनर्जी लगाई. अब ये जो एनर्जी थी वो नेल में भी थी, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एनर्जी थी नेल को ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम हैमर. इसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट कोई काम कर रही है उस पर हम पहले फोर्स लगाते हैं, पहले एनर्जी लगाते हैं, फिर वो एनर्जी उसे गेन करती है, उसके बाद वो वर्क परफॉर्म करती है. ओके. सो आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट. देन कम्स यूनिट ऑफ एनर्जी. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल. ठीक है. अब जाउल इसका एक और यूनिट है. इट कम्स आउट टू बी किलो जाउल. किलो जाउल मीन्स 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 1000 जाउल्स.
दिस इज़ अ बिग यूनिट, दिस इज़ अ कमर्शियल यूनिट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू जूल. जूल जो है इसका ऐसा ही यूनिट है. देन कम्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो बहुत सारी हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम है, दैट इज़ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम है क्या, मैकेनिकल एनर्जी. फिर आती है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी तो आप डेली लाइफ में काफ़ी फील करते हो. अगर आप किसी बर्तन में पानी गर्म करें तो अगर आप उस बर्तन को कपड़े की हेल्प से नहीं पकड़ेंगे या फिर टोंग्स की हेल्प से नहीं पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो आपको हीट फील होगी. दैट कम्स आउट टू बी योर हीट एनर्जी. देन कम्स केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी वो जो केमिकल रिएक्शन से निकलती है. फॉर एग्जाम्पल जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सेल होता है, रिमोट का सेल या फिर घड़ी का सेल, उसमें भी क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से आपकी क्लॉक चलती है, आपका रिमोट चलता है. देन कम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर हम अपनी लाइफ सोच नहीं सकते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात जिसमें की जाती है. और लाइट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी समवट सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, देन कम्स काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले हम बात करेंगे मेन काइनेटिक एनर्जी के बारे में. अब जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी तब प्रोसेस करती है, किसी भी बॉडी में तब काइनेटिक एनर्जी होती है इफ़ इट इज़ मूविंग बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसी में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग उसके पास कब काइनेटिक एनर्जी होगी, ड्यू टू इट्स मोशन. मतलब जितनी फास्ट उसकी मोशन होगी उतनी ही फास्ट उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. जितनी होगी उसके कम मोशन उतनी ही कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल ये है, पानी आप सबने घर पे उबाला होगा, अगर नहीं उबाला है तो आज ही उबाल के देखना. थोड़ा सा पानी लेना एक बर्तन में, उसे गैस पे रख देना. तो आप थोड़ी एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम बाद जब पानी गर्म हो गया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, खेल रहे हैं बीच में. तो इससे आपको क्या पता चला, दैट टाइम वाटर इज सेड टू हैव काइनेटिक एनर्जी. उस टाइम पे जो वाटर है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी. इसी तरीके से जो मोशन होती है पार्टिकल्स की, इसी वे में उसको क्या हम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. अब जो हमने बात की थी, फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स मोर विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अमाउंट ऑफ वर्क डन ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा एनर्जी होगी. मतलब अगर आप एक बॉल की बात करें तो हम कब बोलेंगे कि वो सबसे ज़्यादा वर्क डन करेगी. सबसे ज़्यादा वर्क डन मीन्स सबसे ज़्यादा उसकी पोजीशन में चेंज का क्या मतलब है, अगर वो आपके हाथ में है तो दूर से दूर कब जाएगी, वो तब जाएगी दूर से दूर जब आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे. ओके, तो इससे क्या पता चला, जितनी ज़्यादा फास्ट ऑब्जेक्ट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी उसके पास, एनर्जी. सो जितनी ज़्यादा स्लो होगी उसके पास उतनी क्या होगी, कम एनर्जी, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ वर्क डन भी कम होगा. Then comes a bouncing ball on hitting the wall slowly will bounce back slowly. अब एक बाउंसिंग बॉल है जो वॉल को हिट कर रही है स्लोली. ओके, अब जब वो बाउंस बैक करेगी तो वो स्लोली बाउंस बैक करेगी. ओके, पर अगर आप जो बाउंसिंग बॉल है उस पर एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं एंड इफ़ इट हिट्स द वॉल हार्डली, तो उस केस में जो आपकी बाउंसिंग बॉल है वो बाउंस बैक काफ़ी तेज़ी से करेगी. ओके, तो इससे आपको क्या पता चला कि जो बाउंसिंग बॉल हिट कर रही है आपकी वॉल को विद लेस स्पीड एज़ कम्पेयर टू द बाउंसिंग बॉल हिटिंग द वॉल हार्ड, उन दोनों के वर्क डन में काफ़ी फ़र्क होगा. वर्क डन में फ़र्क किस सेंस में होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी. अब अगर स्लोली की बात की जाए उस केस में जो एनर्जी है वो कम है तो वर्क डन भी कम हो गया. पर अगर जिस केस में जो बाउंसिंग बॉल है, जिस केस में वो वॉल पे फास्ट जाकर बजी है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो भी ज़्यादा होगा. ओके, सो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जूल. अब हम इसके बात करेंगे एक्सप्रेशन की. अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डेरिवेशंस आ जाती हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. बट इफ़ यू टॉक इन सेंस टू सैनिक स्कूल प्रिपरेशन, तो उस केस में आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिसका मास है m, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, let it be displaced a distance s when a constant force f acts on it in the direction of its displacement. मतलब एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिसका मास है m, उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और उसकी जो वो वाली वेलोसिटी है उसको हमने u माना हुआ है. Here it is. Then let it be displaced through a displacement distance s. अब जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या है, s के थ्रू हुई है. उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट कम्स आउट टू बी s, और जो कांस्टेंट फोर्स उस पर एक्ट कर रही है दैट कम्स आउट टू बी f. और वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है
ओके मतलब कि यहाँ पे जो वर्क डन है दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन वाली आपको पहले वाला टॉपिक याद हो तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके सो work done on the object will cause a change in its velocity. Let us consider the velocity changes from u to v. अब उसने बात की है कि अब वर्क डन हो रहा है, जब वर्क डन होगा तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। वर्क डन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होने की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, सो हम सपोज कर लेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है u to v। ओके सो देन हमारे पास एक थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पिछले चैप्टर फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में की थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर s की वैल्यू हम इससे निकालना चाहें तो इस तरीके से आएगी, हेयर यू कैन सी इट। देन कम्स अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था। अब अगर आपको अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन याद हो, दिस वन इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी है, तो हम इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिखेंगे जो यहाँ से हमने वैल्यू डिराइव की है फ्रॉम हेयर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। तो इट कम्स आउट टू बी, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे दोनों। देन हमारे पास क्या बचेगा, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो 2 है दैट कम्स आउट टू बी हाफ, इससे हमें बाहर निकाल लिया है इस तरीके से, तो ये m इस तरीके से इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आएगा m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर। अब अगर सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट थी आपकी इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी मीन्स वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, उस केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इस केस में जो ये वाला टर्म हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका, इट कम्स आउट टू बी 0। सो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 0। तो ये क्या आपका पास फॉर्मूला क्या रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हेयर m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो ये था आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। w को हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे e के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके बेसिस पे। न्यूमेरिकल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 15 kg, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी। उस केस में आपको m गिवन है दैट इज़ 15 एंड योर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 हो गया यहाँ पे यू कैन सी। तो योर आंसर्स कम आउट टू बी 120 जूल्स। देन कम्स उसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये किसी भी एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी तब पोटेंशियल होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब अगर किसी पोजीशन को, अगर उसकी पोजीशन चेंज की जाए विद रिस्पेक्ट टू हाइट, मतलब चेंज इन हाइट, किसी भी चीज़ की जब हाइट चेंज होती है, मतलब ये जो यहाँ पे जो पोजीशन चेंज होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, नॉट हॉरिजॉन्टल, उस केस में जो एनर्जी है होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक हम रबर बैंड को या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके, उस केस में उसकी क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जितनी ज़्यादा हम उसको स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर रही है। किसी भी चीज़ की अगर लेंथ इंक्रीज़ करती है ऑन डूइंग वर्क, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी दैट कम्स आउट टू बी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसके यूनिट्स भी जाउल होते हैं, सेम जो एनर्जी के होते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के थे। अब इसका एक्सप्रेशन करेंगे। इसके एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ये फिगर देखनी पड़ेगी। ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है ए, दिस इज एट बॉटम, ये बॉटम पे है, ग्राउंड पे है, एंड दिस इज़ योर हाइट जो उसने ट्रेवल की है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है, ये नीचे पड़ी हुई थी फ्लोर पे, आपने इसे उठाकर रख दिया टेबल के ऊपर या फिर अपने हाथ पे ऊपर रेस कर दिया ऊपर की ओर, मतलब इसकी हाइट क्या कर दी आपने, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पर वर्क डन किया कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज कितनी करे, h। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का केस। एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे दैट इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज हुई, हाइट इन द सेंस कि अगर वो ग्राउंड पे थी तो वो ग्राउंड से उठकर ऊपर वाली डायरेक्शन में वर्क डन किया उसने। उस केस में जो उसकी हाइट इंक्रीज हुई दैट कम्स आउट टू बी h। ओके, इस केस में अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स कम्स आउट टू बी m इंटू जी। m इंटू जी मतलब ये वेट वाला काम होगा, जो आपने वेट वाली फोर्स पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, फोर्स इंटू मोशन। सो आपको उससे याद होगा, आई थिंक सो। वेट
यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ का वेट इंस्टेड ऑफ फोर्स. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली. तो फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे F इंटू एस. अब जो S है आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपका क्या आएगा, हाइट, क्योंकि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इट कम्स आउट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो हम जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो लेंगे h, तो हम s की जगह पे क्या लिखेंगे, h, और जो फोर्स है उसकी जगह पे लिखेंगे m इंटू जी. और m इंटू जी में m स्टैंड्स फॉर योर मास एंड g स्टैंड्स फॉर योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो आपकी फोर्स आपके वर्क डन का इस केस में क्या फॉर्मूला आया, mgh. मतलब वर्क डन को हम लिख देंगे EP. EP स्टैंड्स फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो EP कम्स आउट टू बी mgh. मतलब कि जो आपका एक्सप्रेशन था फॉर पोटेंशियल एनर्जी इट कम्स आउट टू बी mgh. मतलब इन शॉर्ट जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था दैट कम्स आउट टू बी हाफ mv स्क्वायर, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था दैट कम्स आउट टू बी mgh. आगे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले तो हम एक और पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे. इसका क्या मतलब है कि अब हम दो केसेस कंसिडर करें पोटेंशियल एनर्जी के. बेसिकली दिस इज़ अ एग्जांपल टू प्रूव कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करती है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना कवर हुआ है एंड नॉट द पाथ फॉलोड बाय इट. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट है, हेयर द ऑब्जेक्ट A. अगेन इसने पाथ 1 फॉलो किया है टू रीच द पोजीशन B और इसकी जो हाइट थी दैट कम्स आउट टू बी x. अब दूसरी ही पार्ट में सेम ऑब्जेक्ट है बट इट हैज़ फॉलोड पाथ 2. पाथ 2 में उसने क्या फॉलो किया है, पहले वो इस डायरेक्शन में गई, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर ये फाइनली यहाँ पे पहुँची. तो अगर आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी तो क्या इसका पाथ हम ये वाला लेंगे, नहीं. जो पोटेंशियल एनर्जी है इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द पाथ फॉलोड बाय इट. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंपली डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की एंड नॉट द पाथ जो वो फॉलो करती है. जैसे ये वाला पाथ 1 हो गया या फिर पाथ 2 हो गया, तो सिंपली जो दोनों के बीच में पॉइंट होगा इनिशियल और फाइनल, हम दोनों को माइनस करके जो हमारे पास लेंथ आएगी दैट कम्स आउट टू बी द लेंथ ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी केस. देन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका. एक एग्जाम्पल में क्या है, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 kg, ठीक है, उसकी जो हाइट है 6 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड है और जो गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर आपको न्यूमेरिकल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू गिवन है तो आपने ये पुट करनी है. इन केस अगर आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू गिवन है तो आपने वो पुट करनी है. ओके, अगर आप इस जगह पे 10 लेके चलेंगे तो आपको जो आंसर है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है. तो आपने जो वैल्यू गिवन है वही लिखनी है. अगर इन केस आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई है तो उस केस में आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. दैट कम्स मास जो था वो था आपका 10 kg, हाइट जो थी वो थी आपकी 6 मीटर्स एंड जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी दैट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट कम्स आउट टू बी mgh. इसका फॉर्मूला ये था, m की जगह पे 10 लिखेंगे, g की जगह पे लिखेंगे 9.8 और h की जगह पे लिखेंगे 6, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 588 जूल. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी. अब आगे चलते हैं. आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल. एग्जैक्टली, मतलब इसमें हम बात करेंगे कि क्या जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इंटर कन्वर्टेबल. इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या एक दूसरे में बदल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी किसी और फॉर्म से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होगी, उसमें क्या है कि जो पानी है उसका फ्लो ज़्यादा है. अगर उसका फ्लो ज़्यादा है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी. तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है वो इंटर कन्वर्टेबल है. मींस कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सिमिलरली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट अ बिट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दैट इज ऑफ अ ग्लास, जिसे हमने थोड़ी सी हाइट से नीचे फेंका है ग्राउंड की ओर. ठीक है, जब वो ग्राउंड से हिट किया तो वो क्या हुआ? टूट गया. टूटेंगे सबसे पहले तो ये जो पूरा था एग्जाम्पल, इसमें अगर हम बात करें इसमें डिफरेंट फोर्सेस आई हैं. डिफरेंट फोर्सेस क्या आई हैं?
When it was at height from ground, जब जिस डायरेक्शन में जिस जगह से हमने उसको छोड़ा, it was at some height from ground, मतलब उसके और ग्राउंड के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, तो जिसकी वजह से उन दोनों में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम पे उस सब्जेक्ट में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। बट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और साथ ही साथ जैसे जैसे वो नीचे आता गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई। ओके, तो जैसे वो हिट किया तो वो ब्रेक डाउन हो गया, और साथ ही साथ उसने कुछ साउंड प्रोड्यूस की। ओके, साउंड एंड हीट, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी थी फर्दर कन्वर्ट होगी आपकी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनर्जी फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। देन कम्स आर लास्ट, that is law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, energy can neither be created nor be destroyed, but it simply changes from one form to another. मतलब कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल्स ली थी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, सो उसी के बेसिस पे हमने ये बात की है, जो एनर्जीज हैं वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती हैं, क्रिएट भी नहीं होती हैं, इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, देन कम्स, हमने एक एग्जाम्पल ली है टू प्रूव दिस थिंग। हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है m, इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली। फॉल फ्रीली मतलब फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब हमने उसको कुछ हाइट से नीचे फेंका है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट h। उसकी हाइट h थी जहाँ से उसे हमने ड्रॉप किया है। देन एट स्टार्ट पॉइंट, जब स्टार्ट पॉइंट था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, बट जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़ीरो थी। ज़ीरो क्यों थी, क्योंकि इट वाज एट हाइट, और हाइट के केस में हमेशा आती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वो आती है मोशन के केस में, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है एंड नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो होगी ज़ीरो। जो आपकी टोटल एनर्जी थी वो थी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv² और पोटेंशियल का था mgh। अब अगर नीचे किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी ज़ीरो। तो आपकी टोटल एनर्जी किसके बराबर आई, mgh मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब एक और केस कंसिडर करते हैं इसी में, जब वही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच गई तो उस केस में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो गई थी। देन अब जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। मतलब हेयर h कम्स टू बी ज़ीरो, पर जो v था उसकी कुछ v कम्स आउट टू बी v, मीन्स कि जो v था आपकी वेलोसिटी थी, देर v की कोई ना कोई वैल्यू होगी। v की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थी उसकी मोशन हुई, मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़ीरो नहीं हुई, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की हाइट ज़ीरो होने की वजह से वो ज़ीरो होगी। तो इस केस में अगर टोटल एनर्जी कंसिडर करें तो वो किसके बराबर आएगी, mgh तो ज़ीरो होगी, हाफ mv² आपके पास बचा, तो आपकी टोटल एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो इन अदर वर्ड्स, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो एनर्जी है कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। सबसे पहले जो टोटल एनर्जी थी वो थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो लास्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस इज द total mechanical energy, means total energy can be written as mechanical energy. So that's all. Thank you.